नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर पंजाब से, जहां नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत का सस्पेंस आज खत्म हो गया। काफी अटकलों के बाद सिद्धू ने आवाज़े पंजाब फ्रंट का ऐलान कर दिया। खास बात यह रही कि घंटे भर से ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने अकाली बीजेपी सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर वार किया। आवाज़े पंजाब इज नॉट अ पार्टी, ठीक है जी। इट इज अ फोरम फॉर लाइक माइंडेड गुड पंजाब। लंबे समय से चली आ रही अटकलों को विराम देते हुए आखिरकार पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासत में अपने नए मोर्चे का ऐलान कर दिया। ये मोर्चा है आवाज़े पंजाब का, जिसका ऐलान पिछले हफ्ते प्रगट सिंह ने किया था। काले बादल ऐ मंडराउंदे है, पट्टू छड्डण ही नहीं डे, ऐ मंडराउंदे है, सूरज निकल नहीं दिया ते लोकां दी आवाज कहंदी है अंधेरा बहुत। काले बादल चीर के अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह और बेंस भाइयों के साथ चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब सिद्धू ने अकाली दल और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी नीयत में खराबी है। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ उनकी पत्नी को टिकट देना चाहती थी, लेकिन उन्हें शोपीस बनना गंवारा नहीं था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि पार्टी के लिए उन्होंने 200 रैलियां की, लेकिन मतलब निकालने के बाद उन्हें भुला दिया गया। गौरतलब है कि राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें थी, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम का चुनावी चेहरा और टिकट को लेकर सिद्धू की शर्तों पर बात अटक गई। अब जबकि सिद्धू खुद नए मोर्चे के साथ मैदान में है, तो सवाल उठता है कि वो आंतरिक मुश्किलों से जूझ रही आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी अकाली गठबंधन को। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल और मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन पर सिद्धू ताने कस रहे थे, आज 4 दिनों के पंजाब दौरे पर लुधियाना पहुंच गए। लेकिन उनके दौरे की शुरुआत ही विरोध प्रदर्शन से हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर लुधियाना स्टेशन तक उन्हें विरोधी दल की महिला कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 4 दिनों की पंजाब यात्रा कुछ इसी अंदाज में शुरू हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाते हुए केजरीवाल से धक्का मुक्की की, तो शताब्दी एक्सप्रेस से लुधियाना उतरने पर उन्हें अकाली दल और कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। इनका गुस्सा दिल्ली के मंत्री पूर्व संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल और प्रवक्ता आशुतोष के ब्लॉग को लेकर थे। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन की खबर जैसे ही मिली कि आपकी तरफ से रटा रटाया हमला शुरू हो गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पणजी से मोदी सरकार पर हमला किया, तो लुधियाना से केजरीवाल ने मिसाइल दाग दी। आज मैं नई दिल्ली स्टेशन पे था, अचानक बीजेपी की महिला मोर्चा की उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सब होएगा, ये सब जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन है, कांटों भरा है। ये सब हमले भी करेंगे, हमारे ऊपर हमले भी करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पिछली भी जब बार आया था, जितनी बार आया, पंजाब के लोगों ने कहा था जी देखना जैसे ही चुनाव आएंगे सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा। सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे, लोग खड़े होंगे, वो शुरू हो गया अब दौर। बहरहाल साजिश की थ्योरी से जब आपके मुखिया बाहर आए तो उन्हें पंजाब की सुध आई। मैं भी अब आ गया हूँ, यहीं खूटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। 2-4 दिन बीच बीच में दिल्ली जाएंगे, लेकिन जब तक अब बादलों को जेल भिजवा के पंजाब छोड़ेंगे। कभी केजरीवाल कहा करते थे कि दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब कहते हैं पंजाब में खूंटा गाड़ कर बैठूंगा। तब तक दिल्ली किसके भरोसे रहेगी? दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ रीमा पराशर और मंजीत सहगल, लुधियाना, आज तक।
तो केजरीवाल जी के खिलाफ पंजाब में प्रदर्शन हुआ तो दिल्ली में हाईकोर्ट ने भी उन्हें तगड़ा झटका दिया। केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, लेकिन मामला कोर्ट में गया और उच्च न्यायालय ने सभी 21 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधा की रेवड़ियां बांटी थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर हथौड़ा चला दिया है। कोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक एलजी की मंजूरी के बगैर ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं। गौरतलब है कि 4 अगस्त के फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि एलजी ही दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया है और किसी भी नियुक्ति में एलजी की मंजूरी जरूरी है। अदालत ने कहा है कि हमने पहले ही दिल्ली सरकार और दिल्ली के राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको लेकर एक विस्तृत फैसला दिया है और उसके तहत ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने जिन 21 लोगों को नियुक्त किया है उनकी संस्तुति या उनके बारे में एलजी से कोई परमिशन नहीं ली। अपने आप जो उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया था, ये ऑर्डर जो है कानून की निगाह में खराब है और इसलिए हम तत्काल प्रभाव से सारे इन ऑर्डरों को रद्द कर रहे हैं। ये मामला अभी चुनाव आयोग में भी चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा हो सकता है। बहरहाल दिल्ली सरकार की नजर एलजी के कदमों पर भी रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 21 संसदीय सचिवों पर अब तक जो खर्च हुआ है उसकी वसूली को लेकर केंद्र सरकार एलजी के जरिए अगली कार्रवाई तय कर सकती है। पूनम शर्मा, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता आशुतोष आज महिला आयोग के सामने पेश हुए। संदीप कुमार सीडी कांड में ब्लॉग लिखकर महिलाओं के निशाने पर आने वाले आशुतोष ने अपने आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी, उल्टे मोदी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने संदीप कुमार के बचाव में ब्लॉग लिखकर गांधी नेहरू को घसीटा था। इस मुद्दे पर गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग में जब पेश हुए तो अपने बचाव में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आगे कर दिया। सवाल माफी मांगने का नहीं है, मैंने किसी तरीके से कोई माफी नहीं मांगी है। मैंने कहा कि जैसे मुझे बुलाया गया है उसी तरीके से आपको मोदी जी को भी बुलाना चाहिए और जासूसी, महिला की जासूसी कराने, उनको उसको हैरेस करने के आरोप में अमित शाह जी को भी बुलाना चाहिए और वो आए एनसीडब्ल्यू के सामने और अपना पक्ष रखें। महिला आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक आशुतोष ने उन्हें किसी सवाल का मौका नहीं दिया, बस एक चिट्ठी देकर कहा पहले 2 पैरे में उनका जवाब है। नहीं, संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जो दिया वो कह रहे कि उनका जवाब है, बट आयोग की तरफ से वो जवाब नहीं लगता है। सवाल जो उनसे किए वो कौन सवाल किए ही नहीं थे, क्योंकि वो सवाल सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने साफ तौर पर उनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन आपकी जो चिट्ठी है वो मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन है, उनका वायलेशन है। बहरहाल अब गेंद महिला आयोग के पाले में है, उसे तय करना है कि इस मसले पर वो क्या कार्रवाई होगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वही खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में अमित शाह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम होना था। वहां पर नारेबाजी हुई, काफी धक्का मुक्की भी हुई। पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई लोगों को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया गया है। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात से, जहां अमित शाह के कार्यक्रम में नारेबाजी के बाद कई पाटीदार युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पाटीदारों को संबोधित करने वाले थे अमित शाह। हाल ही में गुजरात की सरकार को पाटीदार प्रदर्शन से काफी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बाद आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात का। अमित शाह आज पाटीदारों को संबोधित करने वाले थे, उससे पहले ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यक्रम जिस जगह पर होने वाला था उस जगह पर इंडिया 360 में अब बात उत्तर प्रदेश की। क्या यह महज इत्तेफाक है कि राहुल गांधी जिस वक्त राज्य में घूम घूम कर किसान यात्रा कर रहे हैं, उसी वक्त अखिलेश यादव को उनमें अच्छे इंसान की झलक दिखाई दे रही है और वो यहां तक कह गए हैं कि अगर राहुल बार बार आते रहे तो दोस्ती हो जाएगी। आखिर किस दोस्ती की बात चल रही है? मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी और
उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए, और जब ज्यादा कोई रहेगा तो हमारी भी दोस्ती उनसे होगी। ये दोस्ती का खुला निमंत्रण है या अंदर खाने में पक रही किसी सियासी खिचड़ी का बाहर तक आने वाला छौंका, कहना मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक सियासी संभावना के संकेत जरूर दे दिए हैं। हालांकि राहुल गांधी की किसान यात्रा में घाट प्रकरण वाली बात पर अखिलेश ने भी चुटकी ले ली। मैंने कल एक अखबार पढ़ा और उस अखबार में कोने पे कार्टून बना था कि एक किसान खटिया के नीचे बैठा है और उसके कान पर स्मार्टफोन है, सामने जो लैपटॉप है उस पर साइकिल दिखाई दे रही है। साइकिल पे खटिया ले जा रहे हैं टांग करके, तो साइकिल कम से कम काम तो आ रही है, कम से कम साइकिल का इस्तेमाल तो है, कम से कम साइकिल निशानी तो है तरक्की और खुशहाली की। राहुल को लेकर अखिलेश की ये बातें सियासी अटकलों को जन्म दे चुकी हैं। बीजेपी से एक सिक्के के दो पहलू बता रही है। ये एक सिक्के के दो पहलू रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जब कांग्रेस को केंद्र में आवश्यकता पड़ी, समाजवादी पार्टी ने मदद की। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी को आवश्यकता पड़ी, कांग्रेस ने मदद की। एक दूसरे की चोरी में, एक दूसरे के भ्रष्टाचार में बराबर रूप से शरीक रहे हैं। शुक्र है पहले इन्हें अपना असली चेहरा दिखा दिया, जनता के सामने ये हो गया। किसान यात्रा के सिलसिले में राहुल गांधी 2 दिन के लिए बस्ती में हैं। उनके रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक है। बारिश के फुहारों के बीच उन्होंने चुनावी रथ से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो यूपी सरकार की जगह मोदी निशाने पर थे। कि मोदी जी का भी ध्यान अमेरिका में है, जापान में है, कोरिया में है, जर्मनी में है, अलग अलग देशों में है। वो जाते हैं, गले मिलते हैं। हम चाहते हैं कि उनका ध्यान थोड़ा किसान की ओर भी हो जाए। राहुल यूपी के रण में उतरे हैं, लेकिन उनके निशाने पर केंद्र सरकार है। तो क्या बीजेपी के इल्जाम सही है? बस्ती से कुमार विक्रांत और लखनऊ से बालकृष्ण के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी पर दर्ज आरएसएस के मानहानि केस में नया मोड़ आ सकता है। नाथूराम गोडसे के नाती सत्यकी सावरकर ने दावा किया है कि नाथूराम गोडसे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी संगठन से नहीं निकाला था और ना ही गोडसे ने कभी आरएसएस को छोड़ा। आइए सुनाते हैं सत्यकी ने क्या कहा और इस पर राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल का क्या कहना है। 1932 से लेकर 1942 तक वो संघ का कार्य करते रहे। कुछ डिफरेंसेस होने के वजह से उन्होंने संघ से थोड़ा हट के अपना दल चालू किया, हिंदू राष्ट्र दल। पर संघ से वो अंतिम तक जुड़े थे, उन्होंने कभी त्यागपत्र नहीं दिया उनका, या संघ ने उनको कभी निष्कासित किया, ऐसा हुआ नहीं है। जो मानहानि का कदमा उन्होंने राहुल गांधी पे किया है, अब हमें अपेक्षा है कि वही मानहानि का मुकदमा अब सत्याकी सावरकर पे करेंगे। अगर उनके मुकदमे में के पीछे कुछ सच्चाई का भाव है, और साथ साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि अब मोहन भागवत को साफ कहना चाहिए कि क्या एक सच्चा हिंदू कभी महात्मा गांधी की हत्या कर सकता था या नहीं। इंडिया 360 में बस आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।